वो दोनों इस अस्पताल पहुंचे तो नूरम ने जज्बाती होते हुए जल्दी से गाड़ी से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन गाड़ी लॉक देखकर इसने परेशानी से मुड़कर शाबिर को देखा था। ना भाभी जी ना, ज्यादा जज्बाती नहीं होते, आराम से जाएंगे अंदर। आप अपनी चादर दुरुस्त कर लीजिए, आपका शौहर जरा मौलवी टाइप बंदा है। अब ये ना कहे कि मैंने ठीक से ख्याल नहीं रखा। और फिर आप भी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जिस तरह के जज्बात का इजहार कर रही हैं, ऐसे तो मुझे इजहार अफसोस करने का दिल कर रहा है। शाबिर फिर से रुके सूखे लहजे में बोला था, जबकि अब वो इसकी बातों से जिच होने लगी थी। आपके साथ मसला क्या है? मुझे कोई मसला नहीं है, हो सकता है तुम्हारे शोहर को मसला हो, कॉल करके पूछ कर बताऊं? वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला तो अब की दफा नूरम ने गुस्से से मुठ्ठियां बेची थी, जबकि शाबिर को ना जाने क्यों इसे तंग करने में मजा आ रहा था। अच्छा ठीक है मेरी गुड़िया, इतना दिमाग पर जोर नहीं डालते, वैसे भी तुम्हारा दिमाग घुटनों में है। मुझे तो बरसम पर तरस आता है, पता नहीं तुम्हें कैसे झेल रहा है। ऊपर से तुम्हारी हरकतें, कम से कम आपकी बीवी से ज्यादा ज़हीन हूँ। वो इसकी बात काटते हुए बोली तो शाबिर ने आपकी इसे निगाहों से घूरा था। सुनो लड़की, मेरी बीवी पर मत आओ, आप भी बरसम शाह की बीवी पर ही आ रहे हैं, इसने जतलाते हुए कहा था। उम्मीद नहीं थी यूं किसी गैर मर्द से गाड़ी में बैठकर लड़ाई करेगी, लेकिन वो कर रही थी, वो भी बेवजह। मैं पागलों से बात नहीं करता, मैं तो इसके बारे में, खैर वो भी बरसम शाह की ही बीवी है। क्या किस्मत है मेरे भाई की, दो दो बीवियां, दोनों ही आधे दिमाग वाली। बल्कि नहीं, आधे दिमाग वाली तो वो है। चलो इस चुड़ैल का मान भी लेता हूँ कि आधा दिमाग होगा, लेकिन तुम्हारा 1.5 ग्राम का दिमाग बरसम शाह के लिए अच्छी खासी किसी मुसीबत को तैयार कर रहा है। वो गाड़ी से निकलते हुए बोला था, जबकि इसकी बातें दिमाग के ऊपर से जाती महसूस करती वो भी गाड़ी से निकल गई थी। ड्रामे करेगी वो औरत, ज़्यादा जज्बात में बहने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मसला यहीं पर तुमने हल कर दिया तो ये बात बरसम शाह तक नहीं जाएगी, लेकिन अगर तुमने जज्बात के समुंदर में बहते हुए यहाँ पर इस मसले को हल नहीं किया तो वॉटएवर, जो करना है कर लीजिए, आई डोंट केयर। आपसे डरती नहीं हूँ मैं, शुक्रिया मुझे यहाँ तक लाने के लिए। वो अचानक ही अपनी टून बदलती अस्पताल के अंदर की तरफ चली गई थी, जबकि शाबिर को इसे यहाँ तक लाना अपनी गलती महसूस हुई थी। गाड़ी में तो वह कैसे भोली भाली बनकर बैठी हुई थी, जैसे इससे ज़्यादा शरीफ कोई है ही नहीं, और घर में इसकी पर्सनैलिटी ऐसी ही थी। लेकिन अब शाबिर को महसूस हो रहा था कि ये मासूम बच्ची नहीं है, बल्कि इसे ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कर गई है। जबकि यहाँ तक आते हुए नूरम ने मेंटली तौर पर बरसम शाह के रिएक्शन के लिए खुद को तैयार कर लिया था। वो हर तरह के अंजाम के लिए मेंटली तौर पर तैयार हो चुकी थी। जैसा कि बरसम का कहना था कि वो इससे मोहब्बत करता है, तो कोई अपनी मोहब्बत को क्या ही कह सकता है। वो बरसम से बहुत ज़्यादा बुरे की उम्मीद नहीं रखती थी। मुबारक हो बरसम शाह, तुम्हारी बीवी तुम्हारे सर पर मुसीबत नाजिल करने वाली है। वो इसके पीछे अस्पताल के अंदर दाखिल होता गायबाना अंदाज में बरसम से बात कर रहा था। वो अंदर दाखिल हुई तो सामने बेड पर मिराल बैठी हुई थी। इसे देखते ही तेजी से उठकर इसके साथ आकर लगती ज़ारों कतार रोने लगी। नूरम नूरम, अच्छा हुआ तुम आ गई, अल्लाह का लाख शुक्र है, इतने दिनों के बाद किसी अपने को देखा है, कुछ सुकून मिल रहा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितना सुकून मिला है। बरसम कहाँ है? वो नहीं आई मुझे लेने के लिए। और तुम फ़ोन पर क्या कह रही थी कि बरसम तुम्हें आने की इजाज़त नहीं देंगे? तुमने बरसम को बताया कि मैं यहाँ अस्पताल में हूँ, परेशान हो गए होंगे ना मेरे लिए? वो परेशानी से इसकी बाजू थामे बोले रही थी, जबकि नूरम तो इसकी बातों पर कन्फ्यूज़ हो रही थी, और इधर शाबिर को भी इसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। आप लोग इनके रिश्तेदार हैं? अंदर आप लोग इनके रिश्तेदार हैं? अंदर दाखिल होते डॉक्टर ने इनसे पूछा था। मैं तो नहीं, शाबिर ने फौरन कहा था। जी मैं इनकी कज़न हूँ, क्या हुआ है इन्हें? इसने उलझ कर डॉक्टर को देखते हुए सवाल किया था। अरे कुछ नहीं हुआ, मुझे ये डॉक्टर कहते हैं कि मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, और अब भी मुझे अपनी ज़िंदगी के कोई सिर्फ 5% बातें याद हैं। हालांकि मैं तो कुछ भी नहीं बोली, पता नहीं डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे तो सब कुछ याद है। मिराल ने इसका बाजू थामते हुए इसे अपनी तरफ फेरते हुए कहा था। तो डॉक्टर ने इन्हें बाहर आने का इशारा किया। आप यहाँ बैठे, मैं आती हूँ। शाबिर को डॉक्टर के साथ बाहर निकलते देखकर वो भी तेजी से बाहर आई थी। जिस तरह का सर फिरा इंसान शाबिर शाह था, वो इस पर यकीन नहीं कर सकती थी। जबकि मिराल वहीं बेड पर बैठी वैसे ही बैठ गई थी जैसे इसके आने से पहले बैठी हुई थी। इन्हें अमेशिया हो गया है, ये ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है, पूरी तरह से नहीं, जिंदगी का कुछ हिस्सा। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी का 70% हिस्सा भूल जाता है, कभी कभार 10%, और कभी कभार ऐसा है कि 90% अपनी याददाश्त भूल जाता है। मिराल को अपना नाम याद है, इसे ये पता है कि इसका शोहर कौन है, इसे अपना खानदान याद है, लेकिन मिराल ये भूल चुकी है कि इसके साथ हुआ क्या था। 4 महीने पहले जब इन्हें यहाँ पर लाया गया था तब इनकी हालत बहुत नाजुक थी। इनके साथ गैंग रेप हुआ था, जिसकी वजह से इनका एक मिसकैरेज हो गया था। इन्हें होश आया तो ये अपनी याददाश्त 100% भूली हुई थी। इन्हें 1% भी याद नहीं था कि ये कौन है, कहाँ से हैं। ऐसे में इन्हें हम कहीं पर भी नहीं छोड़ सकते थे। जिस तरह की ये हालत में थी वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक हालत थी, और फिर गैंग रेप की वजह से हमने पुलिस केस कर दिया, लेकिन पुलिस भी कुछ करने में कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि इन्हें कुछ याद ही नहीं था।
इलाज के दौरान हमें यही पता चला कि इनकी याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। इन 4 महीनों में वे कुछ हद तक अपनी बातें याद करने में कामयाब हो गई हैं। आपका नंबर हमें 2.5 महीने पहले उन्होंने दिया था। हमने आपके नंबर पर कॉन्टैक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम इसमें मुसलसल नाकामयाब हो रहे थे। आपका फ़ोन मुसलसल ऑफ था। आपके नंबर के अलावा मिराल को सिर्फ अपना नाम पता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे हमने बताया कि इसका शोहर है, इसकी फैमिली है, पूरा ख़ानदान है। इसे इसके शोहर का नाम याद ही नहीं आ रहा था। लेकिन अभी पिछले हफ्ते इन्हें अचानक से बहुत सारी चीज़ें याद आई हैं, जिनमें हमें ये पता चला है कि ये आपके गांव के सरपंच बज़म शाह की बीवी है। ऐसे में इनके दिए हुए नंबर पर हमने दोबारा से रब्ता करने की कोशिश की तो हमारा आपसे रब्ता हो गया। शुक्र है कि आप लोग यहाँ पर आ गए। आप लोगों के पेशेंट को इस वक्त आपकी ज़रूरत है। आप इन्हें अपने साथ लेकर जाइए। ये वक्त है इनका अपनी फैमिली के साथ रहने का। वो अपने शोहर के साथ रहेंगी, अपने घर वालों के साथ रहेंगी। आप इनकी सिस्टर हैं। आप इन्हें ये बातें याद करवाएंगी तो वो ठीक हो जाएंगी। इनके वापस नॉर्मल होने के चांसेस हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में अगर आपको किसी भी तरह का ज़हनी झटका लगता है तो आपकी दिमागी नस फटने का खतरा है। सबसे पहले तो हालात क्या थे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आप इन्हें किसी भी तरह की टेंशन या स्ट्रेस मत दीजिएगा। इन्हें लगता है कि इन्हें सब कुछ याद है तो ठीक है, आप इस बात से एग्री करें कि इन्हें सब कुछ ही याद है और सब कुछ इनके मुताबिक ही चलने दीजिए। 4 महीने पहले इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, किस तरह से हुआ, वो अपने घर से निकलकर ऐसे घटिया लोगों के शिकंजे में फंसी कैसे, किस तरह से इन लोगों ने इनके साथ रेप किया, वो लोग कौन थे, ये सारी बातें मिराल को याद नहीं है। इन्हें अपना बच्चा खोने का बहुत दुख है। हमने बहुत मुश्किल से इन्हें ज़हनी कैफियत से निकालते हुए ये समझाने की कोशिश की है कि ये बच्चा इनकी नसीब में ही नहीं था, वरना इस बच्चे के हवाले से वह जितनी ज़्यादा टेंशन ले रही थी मुमकिन था कि इनके साथ कुछ बुरा हो जाता। बाकी आप लोग समझदार हैं। आप लोगों को आना होगा अस्पताल की कुछ पेमेंट्स करनी है और आपने पेशेंट के डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाने हैं। डॉक्टर इनको देखते हुए बोल रहा था, जबकि शावी सारी बातें सुनने के बाद आंखें घुमा के आया, लेकिन जैसे ही नजर नूरम पर गई वो साथ थाम कर रह गया। वो वहां बैठी रो रही थी, यानी कि वो मिराल के इस ड्रामे में आ चुकी थी। हाँ, वो पेमेंट तो मैं अभी करवा देता हूँ, बस ये बता दीजिए कि आपको कितनी पेमेंट मिली है ये सारा ड्रामा करने की। शाबिर कल है जब बड़ा ही तलख था। नूरम तो इसे हैरत से देख कर रह गई थी। वो इसकी बहन की इस कैफियत को ड्रामा कह रहा था। क्या मतलब है आपका इस बात का? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या लगता है आपको कि पैसों के लालच में कोई गेम खेल रहा हूँ आपके साथ? देखिए मिस्टर शाबिर, जो हकीकत है मैंने आपको बता दी है। अगर अपनी पेशेंट को यहाँ से लेकर नहीं जाना चाहते तो ये आपका अपना मसला है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारे अस्पताल में वैसे भी काफ़ी सारे लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। अगर आपको पेमेंट नहीं करनी तो ना करें, लेकिन खुदारा हम पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम न लगाएं। डॉक्टर ने इसकी बात का कोई और ही मतलब निकाला था। डॉक्टर आई एम सॉरी, हम आपकी पेमेंट करेंगे और अपने पेशेंट को अपने साथ लेकर जाएंगे। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। इनका कम से कम मेरी बहन से कोई तल्लक नहीं है। नूरम ने बेहद गुस्से से कहा था। वेरी गुड, मैं वैसे भी इस औरत पर अपना एक पैसा नहीं लगाने वाला। अपने शोहर को फ़ोन करके मंगवा लो पैसे, वैसे भी इसकी बीवी है, इसी का हक बनता है इस तरह के खर्चे उठाने का। वो गुस्से से कहते हुए उठा था, जबकि नूरम घबरा कर इसके पीछे बाहर निकली थी। शाविरा का देखे, मैं जानती हूँ आप इस वक्त मेरी मदद बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन मैं अभी मजबूर हूँ आपकी मदद लेने के लिए। मैं वसम को फ़ोन करके इनसे ये नहीं कह सकती कि मुझे मिराल आपी के अस्पताल की फीस अदा करनी है और यहाँ फ़िलहाल मेरे अपने पास कोई पैसे नहीं हैं। सो आपको मेरी मदद करनी होगी। और सच में तुम्हें मेरी मदद चाहिए, लेकिन मेरा तो तुम्हारी बहन के साथ कम से कम कोई तल्लक नहीं है। वो फिर से तंग करने लगा था। आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? इसके तंजिया अंदाज पर वो गुस्से से बोली थी। तुम बसम को फ़ोन करो, उसे कहो कि तुम्हें पैसे चाहिए। इसने बिना वजह पूछे तुम्हें पैसे सेंड नहीं किए तो मैं कर दूंगा तुम्हारी बहन की अस्पताल फीस की पेमेंट। वो पता नहीं बसम से क्या छुपाना चाहती थी। हालांकि इसका इरादा मिराल को अपने साथ घर लेकर ही जाने का था, लेकिन फिर भी वो बसम को कुछ बताने का इरादा नहीं रखती थी। मिराल को क्या इसने अपनी गोद में छुपा कर रखना था, वो समझ नहीं पा रहा था। तभी वो इस मुसीबत से पहले ही छुटकारा चाहता था, लेकिन वो इस मुसीबत को घर लेकर जाना चाहती थी। इसलिए वो चाहता था कि बसम को पहले ही सब कुछ पता हो। हद हो गई, अगर आपको पैसे नहीं देने तो साफ इनकार कर दे। वो गुस्से से कहती फ़ोन लेकर एक साइड पर आ गई थी। इसे बज़म को फ़ोन करके इसे पैसे मांगने थे, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। अस्सलाम वालेकुम, इसने बड़ी मुश्किल से फ़ोन करते हुए सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम नूरम, तुम ठीक हो ना? मैं बस थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, रस्ते में हूँ, तकरीबन आधे घंटे में घर पर हूँगा। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए इसे जवाब देने लगा। मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसने आंखें बंद करते हुए कहा था, जबकि वो जो एक साइड पर आकर इससे बात कर रही थी अपने पीछे साया महसूस करते शाबिर को देखकर गुस्से से मुँह फेर गई। माँ बेगम से ले लो। दूसरी तरफ से फ़ौरन जवाब आया था। इसने पूछा नहीं था कि इसे पैसे क्यों चाहिए थे। और मैं घर पर नहीं हूँ, बरसम मैं शाबी रखा के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। इसने एक और झूठ बोला था। क्या तुम घर पर नहीं हो? चलो शाबी तुम्हारे साथ है तो ले लो इसी से पैसे। इसने नरमी से जवाब दिया। ये नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि अपने शोहर से मांगो। वो गुस्से से बोली तो दूसरी तरफ से बरसम का जानदार कहका सुनने को मिला था। अच्छा फ़ोन दो, इससे मैं बात करता हूँ। नहीं, मुझे इनसे पैसे नहीं लेने, वो मुँह बनाकर बोली थी। अब मामला इज्जत का आ गया था। वो तो ठीक है मेरी जान, लेकिन मैं तुम्हें पैसे भेजूँ तो कहाँ भेजूँ? तुम्हारे पास कोई अकाउंट भी नहीं है, पाकिस्तान में तुम्हारे नाम पर कुछ भी नहीं बना हुआ, ना कोई बैंक अकाउंट, ना ही कोई वॉलेट। तुम्हारा थोड़ा सा एहसान ले लेते हैं हम, इसका दे दो फ़ोन इसे। वो प्यार से बोला तो इसने फ़ोन इसके हवाले कर दिया था, जबकि जिस एटीट्यूड में वो फ़ोन इसकी तरफ बढ़ा रही थी शावी ने पकड़ने में 1 मिनट लगा दिया। बोलो शावी ने जैसे ही पूछते हुए एहसान किया था। तुम्हारे अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर रहा हो, मेरी बीवी को दे देना, इसे जो चाहिए इसे लेने दो। इसके लहजे में इल्तिजा थी, जबकि शाविर का दिल तो इसे
तो इस पर कह के लगाने का कर रहा था। भाई तेरी बीवी तेरे लिए तोहफे लेकर आ रही है, और ऐसा तोहफा लेकर आ रही है ना कि तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, तो सरप्राइज हो जाएगा। तेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लेकर वो तैयार खड़ी है, तो बस अपने दिल को मजबूत कर ले। शाबिर अभी बोल ही रहा था जब इसने फौरन ही इसके हाथ से फोन छीन लिया था। ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी आपसे। इसने फोन कान से लगाते हुए फौरन फोन बंद कर दिया था, जबकि शाबिर ने घूर कर इसे देखा था। अरे मेरी छोटू सी गुड़िया, बहना बता दे तो देती तुम्हारे शोहर का कि कौन सा सरप्राइज लेकर आ रही हो इसके लिए। आप अपने काम से काम रखें, वो गुस्से से बोली थी, जबकि इसके फोन पर मैसेज टून बजी थी। तुम्हारे शोहर ने रकम ट्रांसफर की है, बेचारा सोच रहा होगा कि तुम इसके लिए कोई तोहफा ले रही हो। जो तोहफा तुम इसके लिए लेकर जा रही हो वो देकर हर बात की बातें बाद में करेंगे। पहले आ जाओ, तुम्हारी आप ही स्वतन को घर ले जाने का इंतजाम करते हैं। प्लीज आप इनके सामने कोई उल्टी सीधी बात नहीं करेंगे। वो अंदर की तरफ जाने ही लगा था जब वो इसके रास्ते में आते हुए बोली थी, देखें प्लीज समझने की कोशिश करें, वो बीमार है, इनकी हालत बहुत खराब है। एक झटका भी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आप प्लीज इनके सामने कोई उल्टी सीधी बात नहीं करेंगे। घर वालों को मैं समझा लूंगी, बज़म से भी मैं खुद ही बात कर लूंगी। मैं जानती हूँ बज़म मेरी बात को समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप इनके सामने कोई उल्टी सीधी बात मत कीजिएगा। मेरा मतलब है जिस तरह आप गाड़ी में कह रहे थे कि वो घर से भाग गई, ऐसा वैसा कुछ भी इन्हें याद नहीं वो सारी बातें। और बाजी मेरा कोई तल्लक नहीं है तुम्हारी सोतन आपी से, जो करना है तुमने करना है। चलो फिलहाल घर चलते हैं। भौंकते हुए लहजे में कहता अंदर की तरफ चला गया, जबकि कुछ हद तक मुतमिन होती वो भी इसके पीछे ही आने लगी थी। वो घर में दाखिल हुआ तो असीस सामने ही सेलोन में शकीला के साथ अपने हाथ में अपना हर गोश उठाई घूमती नजर आई थी। बज़म अका आप मेरे साथ सही को बज़म अका आपने मेरे साथ सही को देखा, वो कहाँ है? वो घर से निकले थे नूरम को लेकर, कुछ ज़रूरी काम है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए। मुझे लगा आपके साथ आएंगे, लेकिन आप भी अकेले आ रहे हैं। इन लोगों को काफ़ी वक्त हो गया है। यासीन इसके पास आते हुए पूछने लगी, जिस पर वो सिर्फ कंधे उचका गया था। वो लोग शॉपिंग पर गए हैं तुम्हारे साथ वो लोग शॉपिंग पर गए हैं, तुम साथ क्यों नहीं गई? वो घर के अंदर दाखिल होता इसे सवाल करने लगा था। उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि वो शॉपिंग पर जा रहे हैं, हालांकि मैंने कहा भी था कि मुझे शॉपिंग पर जाना है। आने दिन की खैर नहीं। वो नाराजगी से बोली तो बज़म मुस्कुरा दिया था, कोई बात नहीं, तुम दोबारा चली जाना इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वो सामने ही माँ बेगम को देखते हुए इनके पास आ बैठा था। वालेकुम सलाम, कैसा रहा तुम्हारा काम? और नूरम को साथ लेकर नहीं आए, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ बेगम इसको अपने साथ बिठाती सवाल करने लगी, जबकि इनके सवाल पर वो कुछ हद तक हैरान था। पहले तो आसिर को घर पर देख कर इसे हैरत हुई थी, और अब अम्मी का सवाल भी इसकी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ था। डॉक्टर क्या कहेगा? अम्मी नूरम का रूटीन चेकअप तो इस दिन डॉक्टर आकर कर गई थी ना घर पे, आज तो कोई चेकअप नहीं था इसका। फिर तुमने शाबी से कहा था ना कि नूरम को अस्पताल लेकर आ जाए, वो इसके साथ तुमसे मिलने हॉस्पिटल गई है। जी जी अम्मी, बिल्कुल ऐसा ही था। मैंने इसका चेकअप करवा दिया था और वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि अब बस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, बाकी अल्लाह पाक का बड़ा करम है। रूटीन चेकअप तो साथ साथ चलते रहेंगे। बाकी मैंने इसे शाबिर के साथ शॉपिंग के लिए भेजा था, शायद वो अभी तक वापस नहीं आए। मैं फ्रेश होता हूँ, आप खाना लगा दीजिए, तब तक हो सकता है इन दोनों की वापसी हो जाए। वो एक गहरा सांस लेते हुए इन्हें मुतमीन करने लगा था। हालांकि ये बात इसके लिए भी हैरत अंगेज थी कि वो दोनों झूठ बोलकर घर से निकले हैं। नूरम तो इस तरह कभी अकेले घर से ना निकलती, लेकिन शावी ने भी झूठ बोला था। हाँ, कल रात ना बातों ही बातों में इसने बताया था कि अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तो हो सकता है वो तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लेने चली गई हो। अम्मी ने इसके साथ ही उठते हुए कहा तो बज़म को एक खुशगवार सी हैरत हुई थी। इसकी बीवी को इस पर तरस आ जाएगा ऐसा तो मुमकिन नहीं था, लेकिन अगर वो सच में इसके लिए कोई गिफ्ट देने की नीयत से गई थी तो इसके लिए इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं थी। वैसे मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए, वह बेकार में तुम्हें बताकर खुश कर दिया। वो बच्ची का सरप्राइज भी खराब कर दिया। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखते हुए माँ बेगम मुस्कुराकर कहती किचन की तरफ चली गई थी, जबकि वो ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया था। इरादा था नूरम को फोन करके पूछने का कि वो कहाँ है और कब तक वापस आ रही है, लेकिन फिर कैंसिल कर दिया। वो अपनी बीवी को बहुत सारा वक्त देना चाहता था अपने लिए एक अच्छा सा तोहफा सेलेक्ट करने के लिए। आखिर इसकी बीवी पहली दफा इसके लिए कोई तोहफा खरीद रही थी, वो भी इसी के पैसों से। गाड़ी में मिराल मसलसल इससे बातें करने की कोशिश करती रही थी, लेकिन नूरम इसकी बातों को टालती रही। गाड़ी में भी इसने इसे नहीं बताया था कि वो बज़म के साथ शादी कर चुकी है या इनकी शादी किन हालात में हुई है, जबकि मिराल का तो ये कहना था कि वो शॉपिंग के लिए घर से निकली थी, रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया और फिर क्या हुआ इसे कुछ याद नहीं। और वो इस डर से इसे कुछ याद नहीं करवा पा रही थी कि यह ना हो कि इसके दिमाग पर असर पड़ जाए। गाड़ी हवेली के बाहर आकर रुकी तो नूरम खुद भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। पता नहीं ये मामला किस तरह से हल होना था, वो सही कर रही थी या गलत, वो खुद भी नहीं जानती थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती मिराल गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गई थी। भाभी जी यहाँ बैठी मत रहो, जाओ, तुम्हारी सोतन आपी ने कोई और कारनामा सर अंजाम दे देना है, संभालो इसे। शाबी ने इसे खामोश बने बैठे देखकर कहा था। वो फौरन इसके पीछे गाड़ी से निकली थी। डर भी लग रहा था कि आखिर क्या होने वाला है, जबकि आने वाले हालात से वो कुछ हद तक वाकिफ भी थी। वो हवेली के अंदर दाखिल होती सामने माँ बेगम की तरफ बढ़ी थी, जबकि मिराल को इस तरह से धड़ल्ले से अंदर दाखिल होते देखकर इनको तो जैसे झटका ही लगा था। मिराल को अपनी आंखों के सामने देखने की उम्मीद अब छोड़ चुकी थी।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप माँ बेगम? बरसम कहाँ है? वो इन्हें देखते हुए तेजी से सीढ़ियों की तरफ चलने लगी थी जहाँ बरसम इसे देख चुका था, और इसी का हाल भी माँ बेगम से अलग हरगिज नहीं था। वो तेजी से इसके पास आती इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसके साथ लगने ही लगी थी कि बरसम ने अगले ही लम्हे से खुद से दूर पीछे की तरफ धक्का दिया था कि वो नीचे गिरने लगी, तो नूरम ने तेजी से आगे बढ़ते हुए इसे गिरने से बचाया था। जबकि शाबिर अंदर दाखिल होता वहीं सोफे पर आकर बैठते हुए टांग पर टांग रख चुका था। अब लगेगा तमाशा, और वो ये तमाशा देखने के लिए यकीनन बेकरार था। अरे अरे बरसम शाह, तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट आया है, तुम्हारी बीवी घर वापस आई है, मुबारक हो, तुम्हारी बेगोरी बीवी आ गई। शाबिर ने बड़े मजे से इसे इतला दी थी, जबकि नूरम ने एक नजर से घूरा था। वो नहीं चाहती थी कि मिराल को कुछ भी पता चले, जबकि मिराल हैरानी किसी से देख रही थी, जैसे इसे पता ही ना हो कि आखिर मामला क्या है। मिराल, आप ही प्लीज रूम में चले, मैं आपको सब समझाती हूँ। देखिए, पिछले 4 महीनों से बहुत कुछ हुआ है, इससे हर चीज को सेट होने में टाइम लगेगा। आप प्लीज यहाँ आए मेरे साथ। वो जबरदस्ती इसका बाजू पकड़ते हुए इसे इसके कमरे में लेकर जाने लगी, जो कभी नूरम को दिया गया था। मुझे बरसम से बात करनी है, मैं जानती हूँ वो गलतफहमी का शिकार है, मुझे इन्हें बहुत कुछ बताना है। मुझे पता है इन्हें यही लगा कि मैं घर से भाग गई, लेकिन मैं घर से नहीं भागी थी, मैं सिर्फ अपना अबॉर्शन करवाने गई थी। मुझे इन्हें समझाना है, प्लीज इनसे बात करने दो। वो इसका हाथ छुड़वाते हुए किसी तरह से बरसम तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन नूरम ने इसे कमरे के अंदर लाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। जबकि बरसम की सुरखा निगाहों को देखकर घबराहट भी हो रही थी, लेकिन इस सारी सिचुएशन पर अगर कोई मसला ले रहा था तो वो था शाबिर। बसम, शब सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा? एडवांस बर्थडे गिफ्ट पसंद तो आया होगा ना? तुम्हें पता है, मुझे लगता था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ मेरी बीवी है, लेकिन तुम्हारी बीवी ने तो यार मेरी बीवी के भी रिकॉर्ड तोड़ दी है। मतलब अपनी सौतन को खुद घर लेकर आई है, वो भी इसके ड्रामों में आकर। डॉक्टर ने एक झूठी कहानी बनाकर मिसिस नूरम बरजम शाह के हाथ में पकड़ाई, और मिसिस नूरम बरजम शाह ने आंसू की नदियां बहाई, अपनी सौतन आपी को अपने साथ लेकर यहाँ तशरीफ़ ले आई। मैंने सुना था अंग्रेज लोग एक्टिंग पकड़ने में नाकाम रहते हैं, लेकिन तुम्हारी बीवी ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान से इसका कोई तल्लक ही नहीं है, वरना इतनी ओवर एक्टिंग को कोई भी पकड़ सकता था। शाबिर सोफे पर बैठा इसे जैसे पूरा किस्सा बता रहा था। जबकि कमरे से निकलती नूरम ने एक नजर गुस्से से शाबिर को देखा, जो मामला बिगाड़ने में अपना अहम किरदार अदा कर रहा था। जबकि मरजम का गुस्सा देखकर अब इसे खौफ भी महसूस हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कांप रही थी, लेकिन हकीकत यह थी कि मिराल को इस तरह की हालत में देखकर वो इस पर यकीन करने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि कोई भी औरत अपने लिए रेप जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होने दे सकती। और फिर वानिया के साथ हुए एक्सीडेंट के बाद इसने रेप केसेस पर सर्च की थी। पाकिस्तान में हर दिन ऐसे कहीं केसेस आते थे जिनमें औरतों के साथ गैंग रेप, रोड रेप, स्कूल रेप जैसे केसेस सामने आते रहते थे। और फिर जो हालात मिराल की थी, वो अपनी यादाश्त खो चुकी थी। इस बात को वो वानिया की हालत के साथ जोड़ रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि छोटी उम्र में इस हादसे का शिकार बनकर वानिया अपनी ज़िंदगी का हर रंग खो चुकी थी। और ये बात भी हकीकत थी कि वो अपने आप को भी वानिया जैसा ही मानती थी। बेशक जो बज़म शादी की पहली रात इसके साथ सलूक किया था, वो जहालत से कम नहीं था, लेकिन कितनी आसानी से मर्द अपने एक्ट को गुस्से का नाम देकर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद औरत की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो जानने की कोशिश तक नहीं करते। बज़म का तो यही मानना था कि शादी की पहली रात हर औरत दर्द सहती है। बज़म ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि वो सिर्फ जिस्मानी तकलीफ नहीं बल्कि ज़हनी तकलीफ थी, जिससे कोई औरत आसानी से निकल नहीं पाती। मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। वो खुद में हिम्मत पैदा करते हुए बज़म के सामने आई थी, जबकि इस वक्त बज़म का दिल चाह रहा था कि एक थप्पड़ लगाकर इसका चेहरा सुझा दे। वो इस औरत को एक दफ़ा फिर से इसके सामने लेकर आई थी, जो इसकी इज्जत का जनाजा निकालकर घर से भाग गई थी। कितनी बदनामी हुई थी इसकी, वो गाँव में मुंह निकालने के काबिल न रहा था, और ये लड़की कितनी आसानी से इसे इसकी बीवी बनाकर वापस इसी हवेली में ले आई थी। हाँ बरसम, तुम्हें अकेले में बात करनी चाहिए अपने 1.5 ग्राम की अकल वाली बीवी के साथ। इसे इस वक्त एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इसमें थोड़ी बहुत अकल इंस्टॉल कर सके। शाबिर ने एक दफ़ा फिर से मज़े लेते हुए किचन के दरवाजे की तरफ देखा था, जहाँ गुस्से से आसिर इसे देख रही थी। इसे हैरानगी हुई थी, आसिर इतने गुस्से में क्यों थी? इसका गोल मटोल चेहरा इतना फूला हुआ क्यों था? कोई शक नहीं था कि इस गुस्से में भी वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लग रही थी, लेकिन इसका गुस्सा शाबिर के सर पर खतरे की घंटी बजा रहा था। प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात सुन ले। नूरम इसका हाथ थामते हुए इसे ऊपर आने का कहने लगी थी। वो खामोशी से इसके साथ ऊपर आने को तैयार हो गया था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर इसकी अक्लमंद बीवी आगे क्या करने वाली है। ये क्या किया है इस लड़की ने? वो क्यों मिराल को यहाँ पर लेकर आई थी? आखिर चल क्या रहा था यहाँ पर? माँ बेगम ने काफ़ी गुस्से से शाबिर की तरफ देखते हुए सवाल किया। यकीनन वो नूरम का गुस्सा था जो बाहर निकल रहा था। शाबिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। नूरम ज़िंदगी के इस हिस्से में है जहाँ एक दफ़ा दिमाग में कोई बात समा जाए तो निकलती ही नहीं। इस दिमाग में एक सिचुएशन बनाई गई और वो इस पर यकीन कर चुकी है। अब वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि बरसम भी इस भी बात पे यकीन करे। और ये मर्द ज़ात है ना, इश्क में हवार होता है। लिख कर रख ले, आपका बेटा भी हवार होने वाला है, वो भी बहुत बुरे तरीके से। बेचारा आपका बेटा आपकी बहू के प्यार में पागल है, जैसे कि वे अपने चांद के लिए। लेकिन मेरे चांद का मुंह इतना सूजा हुआ क्यों है, बस ये पता करना है मैंने। इसने भी पीछे की तरफ मुड़कर देखते हुए एक दफ़ा फिर से इसी को देखा था, जो किचन से रूम के दरवाजे तक जा चुकी थी।
वो इसके आके के रूम में आते हुए सामने रखे सोफे पर बैठ गया था, जबकि वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए इसके सामने आ चुकी थी। काम क्यों रही हो? तुम ऐसा क्या कह दिया मैंने? इसे खौफ में मुब्तला देखकर बज़म को मज़ीद गुस्सा आया था। अब तक तो इसने कुछ कहा भी नहीं था और वो यूं डर रही थी, इसे जैसे वो भी खा जाएगा। बज़म, नाम मत लेना मेरा, बस मुझे अपने इस एक्ट की वजह बताओ, क्यों लेकर आई हो इस औरत को यहाँ पर, और कब से तुम्हारा इससे राब्ता है? इस रात तुमने मुझसे झूठ बोला था ना, अपना फोन इसी वजह से छुपा रही थी तुम मुझसे, ताकि मुझे पता ना चला कि तुम इस घटिया औरत से राब्ते में हो। वो गुस्से से चिल्लाया था, जबकि इसका यूं गुस्सा करना इसे मजीद घबराहट में मुबतला कर गया था। आप ही को हमारी ज़रूरत है, वो कांपते हुए बोली। वो तुम्हारी बहन नहीं है, गौर से सुनो, वो तुम्हारी सोतन है। इस औरत की वजह से तुमने अपना इतना सब कुछ सहा है। इस औरत की वजह से तुम 4 महीने से एक मेंटल ट्रॉमा से निकल नहीं पा रही हो। इस औरत ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, आज से नहीं हमेशा से, और तुम इस औरत को वापस इस घर में लेकर आई हो, ये जानते हुए भी कि इस घर में इस औरत का क्या मकाम है। आप एक दफ़ा मेरी बात नहीं सुननी, मुझे कोई भी बकवास। अभी के अभी इस औरत को यहाँ से दफा करो, वरना कत्ल कर दूंगा मैं इसे, और तुम्हें भी। नूरम, बज़मशाह, नफरत है मुझे इस औरत से जो मेरे बच्चों की कातला है, जिसने मुझे 6 साल तक बेऔलादी की मार मारा है। तुम इस औरत को वापस मेरे सामने ला रही हो। इस औरत में मुझे एक औरत नहीं बल्कि अपने बच्चों की कातला नजर आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस औरत को इस घर में लाने की? अरे अगर तुम्हें पता चल ही गया था कि वो मरी नहीं, कहीं पर जिंदा है, तो भेज देती इसे लंदन। यहाँ क्यों लेकर आई हो? इसकी आवाज़ यकीनन बाहर तक जा रही थी, और ये डर था कि कहीं आवाज़ मिराल तक न चली जाए। लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बज़म से कोई और बात कर पाती। जिस तरह बज़म इस पर चिल्ला रहा था, वह कुछ कहने या सुनने की कंडीशन में था ही नहीं। इस वक्त वो गुस्से में था, उसके गुस्से का मुकाबला करना नूरम के बस की बात नहीं थी। बज़म, प्लीज आहिस्ता बोले। वो सुन, चुप, एकदम चुप, आवाज़ मत निकालना। इस औरत के हक में बोला क्या एक लफ्ज़ में मैं तुम्हारा आखिरी लफ्ज़ बना दूंगा। अब की दफ़ा वो इस अंदाज में गुराया था कि नूरम का पूरा सर सरापा काम कर रह गया। वो 2 कदम पीछे हटी थी, जब कि इसका यूं पीछे हटना बज़म को परेशान कर गया था। वो कब से कांप रही थी, वो नोट कर रहा था वो इससे इतना डरती है। नूरम, सीधी तरह से मेरी बात का जवाब दो, क्यों नहीं दे रही हो इस तरह से? बस नूरम, सीधी तरह मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? इस तरह से काम क्यों रही हो? क्या मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूँ? क्या मैं तुम्हें मार रहा हूँ? बताओ मुझे, इस तरह से क्यों डरती हो तुम मुझसे? इस डर के पीछे की वजह क्या है? क्या मैं तुम पर कभी हाथ उठाया है? क्या जानवरों की तरह मारता पीता हूँ तुम्हें? वो गुस्से से इसके पास आता इसे एक झटके में खींचकर अपने करीब कर गया था। नहीं नहीं, आपका गुस्सा गुस्सा तुम्हारी हरकतों पर आ रहा है मुझे। नूरम, अपनी हरकतें देखी है तुमने? तुम इस औरत को मेरे लिए घर में लेकर आई हो, जिसे मैं अपने सामने तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। ड्रामा कर रही है वो, सब ड्रामा है, कुछ भी हकीकत नहीं है। इसका बयान झूठा है, जो कहानी वो बना कर आई है वो झूठी है। तुम्हें इस औरत की हकीकत नजर क्यों नहीं आती? वो इसे दोनों बाजू से पकड़कर झंझोड़ चुका था। आती है बज़म, इनका रेप हुआ है, वानिया का भी। वानिया और इस औरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है नूरम। ये औरत वैसी नहीं है जैसी दिखती है। कोई रेप नहीं हुआ इसका, सब झूठी कहानी है। कोई मिसकैरेज नहीं हुआ है इसका। देखो देखो इस फ़ोन को, इसने मुझे अपने अबॉर्शन की रिपोर्ट भेजी थी। इतना पढ़ना तो आता है ना तुम्हें, मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी ना, इतना तो समझ ही सकती हो कि अबॉर्शन की रिपोर्ट कैसी होती है। ये देखो, इस औरत ने अपना अबॉर्शन करवाया था, कोई मिसकैरेज नहीं हुआ था इसका। वो गुस्से से इसका बाजू पकड़े इसे घसीट कर बेड के पास लाते हुए अपना फ़ोन निकाल कर इसके सामने कर चुका था, जिसमें मिराल की अबॉर्शन रिपोर्ट्स थी। बसम, आप प्लीज़, कोई भी औरत अपने लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। रेप कोई छोटा सा लफ्ज़ नहीं है। कामना बंद कर नूरम। इसके उलझे हुए लफ्ज़ों पर अब की दफ़ा वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया था। इस दफ़ा वो इतने ज़ोर से दहा रहा था कि वो कानों पर हाथ रखते हुए चीख पड़ी थी। क्यों डर लग रहा है तुम्हें मुझसे? क्या कह रहा हूँ मैं तुम्हें? सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, सीधे तरीके से जवाब क्यों नहीं दे रही हो? वहाँ नीचे खड़ी मेरे डर से कांप रही थी। तुम जानती हो ये एहसास कितना तकलीफदा था? तुम्हें इस तरह से अपने सामने कामते देकर मेरी रूह छलनी हो गई है। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे नूरम, मोहब्बत है मुझे तुमसे। मैं क्या तुम्हें मार सकता हूँ? क्या मैं तुम पर जुल्म कर सकता हूँ? ना, आप प्यार करते हैं, प्यार करें ना, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर क्यों? वो अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरे अपने चेहरे पर हाथ रखे बोल रही थी, जबकि मरसम तो इसकी बात पर शौक रह गया था। अपनी इस हरकत के बाद भी वो ये चाहती थी कि वो इससे प्यार से बात करे। फाइन, प्यार से बात करूँ तुम्हारे साथ, ठीक है, चलो हम प्यार से बात करते हैं। वो अचानक बेड पर बैठता, इसे आहिस्ता से खींचकर अपनी गोद में बिठाता, इसकी दोनों तरफ कमर के गिर्द अपने बाजू हाइल करते हुए इसके चेहरे को अपने चेहरे के ऊपर झुका चुका था। बस यस डार्लिंग, मेरा बच्चा, बताओ तुमने ये हरकत क्यों की? क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये हरकत तुम कर रही हो वो कितनी बुरी है? इस औरत ने तुम्हारी सारी ज़िंदगी इस्तेमाल किया है, इसके बावजूद भी तुमने इसे घर लेकर आई। इसकी वजह बताओ मुझे। वो बेहद नरमी से इसके चेहरे को अपने हाथों में थामे इसे सवाल कर रहा था, जबकि नूरम को अब इससे मजीद डर लग रहा था। बज़म, मैं नहीं जानती ये सच है या झूठ है, बस मुझे इतना पता है कि अगर ये सच हुआ तो वो आंखें खौफ से बंद किए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, जब इसे अपनी गर्दन पर बज़म के लबों का लम्स महसूस हुआ। वो अजीब बहके बहके अंदाज में से छू रहा था।
बसम आप यहाँ इस घर में रहेंगी। अभी डॉक्टर ने मना किया है इन्हें कुछ भी बताने से। हम कुछ दिन में इन्हें वो कुछ बोलने की कोशिश में थी जब बसम ने अचानक इसे खींचते हुए बेड पर डाला था और उसके साथ ही वो इस पर साया फकन होता इसके लबों पर अपने लब रख गया था। बसम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी इस हरकत को मैं किस तरह से हैंडल करूँ। फिलहाल मुझे ज़हनी सुकून चाहता हूँ। मेरा दिमाग इस वक्त इस हद तक घूम चुका है नूरम कि मुमकिन है कि मैं इस औरत को अभी जान से मार डालूं। मुझे सुकून चाहिए। तुम चाहती हो ना कि मेरा सुकून किस तरह से हासिल होता है। इसकी आंखों में झांकते हुए बारी बारी इसकी आंखों पर रब रखते हुए बोला था। नूरम ने अपनी आंखें पूरी शिद्दत से मेच ली थी जबकि बसम की बेबाकियों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा था। वो अपनी शर्ट उतारते हुए लाइट ऑफ कर गया था। एक वापस इसके कमरे में अंधेरा छा गया था जहाँ सिर्फ लाइट ऑफ करने से ही दिन रात में बदल जाता था। बसम आप भी रूम में बंद। कोशिश करना वो औरत मेरे सामने ना आए और ना ही इस औरत का जिक्र मैं बर्दाश्त करूंगा। बाकी जब तक वो औरत घर में रहेगी तब तक मुझे इसके आस पास नजर मत आना। ये ड्रामा खत्म करो। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। इसे यहाँ से लंदन दफा कर दो। अपने माँ बाप के पास रहेगी। जी ये मरे मुझे मतलब नहीं। वो बोलते हुए एक झटके से इसके कमरे में हाथ डालते इसे अपने करीब कर गया था। खुद पर इसका बढ़ता हुआ वजन महसूस करती नूरम घबराने लगी थी जबकि अपने लबों पर वो इसकी सख्त गिरफ्त को बहुत शिद्दत से महसूस कर रही थी। इसके अंदाज में कोई नरमी नहीं थी लेकिन फिर भी एक तहाफ़ुज़ का एहसास था जो इसके आसपास होने से नूरम को अपने हिसार में कैद कर लेता था। इस वक्त भी वो इसकी धड़कनों में इश्ताल बर्पा करता, इसकी धड़कनों को अपने धड़कनों के साथ धड़का गया था। अंधेरे कमरे में सिवाय सांसों के और बरसम के बेताब शिद्दत बड़े बोसों के अलावा और कोई आवाज़ नहीं थी जबकि बरसम अपनी बेताबियाँ इसके नाजुक सांसों में उतारने लगा। नूरम जल्द से जल्द इसके एहसास से आज़ाद होना चाहती थी ताकि वो नीचे जाकर मिराल को इस कमरे की कैद से रिहाई दे सके, लेकिन बसम का तो ऐसा कोई इरादा महसूस ही नहीं हो रहा था। शीत मेरा बच्चा, मेरा चांद, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। वो उसके पीछे पीछे कमरे में आया तो वो मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। खबरदार जो मुझसे प्यार जताया। बाहर क्या कह रहे थे? मुझे लगा था सिर्फ इस दुनिया में मेरी ही बीवी पागल है, लेकिन तुम्हारी बीवी तो क्या मतलब था आपकी बीवी? आपकी इस बात का कि मैं पागल हूँ? अरे मेरा चांद, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। वो मैं बस बलसम को बता रहा था कि इसकी बीवी कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है। देखो इसने क्या किया, अपनी ही सौतन को घर लेकर आ गई। तुम भी छोटी मोटी बेवकूफ़ियाँ कर देती हो मेरी जान, लेकिन नूरम ने तो इंतहा कर दी ना। तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो, हालांकि मेरी बात का ऐसा कोई मतलब नहीं था। मेरा बच्चा तो इस दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है जो कभी भी कुछ भी गलत नहीं करता। लेकिन देखो इसने क्या किया। अब तुम ही बताओ, अगर मेरी कोई भी बीवी निकल आई तो क्या तुम इसे घर ले आओगी? वो इसकी नाराज़गी दूर करने के लिए आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने लगा था, लेकिन इसे एहसास नहीं हुआ था कि वो आसान नहीं बल्कि बहुत मुश्किल का अल्फाज इस्तेमाल कर चुका है। आपकी दूसरी बीवी? हाँ, फ़र्ज़ करो कि मैं अगर कभी दूसरी शादी कर लेता हूँ तो क्या तुम अपनी सौतन को अपने घर में बर्दाश्त करोगी? शाबिर ने सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दी थी। अच्छा तो आपके अंदर ऐसी ख्वाहिशात भी पल रही हैं। दूसरी शादी करेंगे आप और फिर इसे मेरे घर भी लेकर आएंगे? वो इसने गुस्से से पूछा था जबकि शाबिर नफी में सर हिलाता इसे मजीद एक्सप्लेन करने ही लगा था कि वो गुस्से से पास पर तकिया उठाकर इसके मुंह पर मार चुकी थी। एक बीवी तो संभाली नहीं जा रही, दूसरी की बीवी की ख्वाहिश उभर कर बाहर निकल रही है। आपकी तो ऐसी की तैसी। वो तकिया उठाकर बिना आगे पीछे देखे इस पर टूट पड़ी थी। असीर मेरा बच्चा क्या हो गया है? मैं सिर्फ मिसाल दे रहा था। दूसरी औरत की मिसाल देंगी आप मुझे? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किसी दूसरी औरत की मिसाल देने की? वो गुस्से से कहती फिर से इसे मारने लगी थी। हिम्मत नहीं थी इतनी, वरना इसे उठा उठाकर पटकती। असीर मेरा बच्चा, मेरा चांद, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था। वो परेशानी से कहने लगा था। मामला खराब हो रहा था। बज़म के चक्कर में वो अपनी नेहा को खुद ही पार लगाने के बजाय डुबोने का इंतजाम कर चुका था। असीर मेरा बच्चा, मेरा चांद, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तो सिर्फ तुम्हें मिसाल दे रहा था जो सेट होने के बजाय खराब हो गई। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था और मेरी मजाल के मैं दूसरी शादी के बारे में सोचूं, मैं नहीं सोच सकता। वो जो थक कर बैठकर अब रोने लगी थी, इसकी हालत पर शाबिर बौखला के आता। इसने तो बस ऐसे ही जिक्र किया था दूसरी शादी का। वो कहाँ जानता था कि मामला इतना खराब हो जाएगा और मसला सच में बिगड़ गया था। वो गुस्से से इसके हाथ पीछे धकेलती उठकर कमरे से बाहर निकल गई थी। असीर मेरा चांद, इस तरह से नहीं रूठते मेरा चांद, मेरा बच्चा। वो तेजी से इसके पीछे बाहर निकला था लेकिन असीर का सुनने का कोई मूड नहीं था। सुबह से वो नूरम को तंग कर रहा था और फिर बज़म की हालत के मजे लेने लगा था, लेकिन वो कहाँ जानता था कि इसके लिए एक और मुसीबत भी तैयार हो रही थी। अब इसे असीर को मनाना था जो कि काफ़ी मुश्किल लग रहा था। तकरीबन 3 घंटे से वो इसके पीछे पीछे हर तरफ घूम रहा था, लेकिन असीर तो इसे मुंह ही नहीं लगा रही थी। रूहा को तो बड़ा मजा आ रहा था अपने भाई की ये हालत देखकर, और तो और असीर को मजीद चिराकियां सिखा रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मानना नहीं, शोहर को उंगलियों पर नचाना चाहिए। जिस तरह से वो मुजावर को नचाती है, वो अपनी मिसाल तो ऐसी देती थी जैसे इसने इस काम में PhD करके रखी हो। अच्छा असीर, इस कमरे में कौन है? कमरा तो बाहर से लॉक है। इस कमरे में मिराल नाम की एक लड़की आई है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता सिवाय इसके कि वो बज़म आका की पहली बीवी है। ओ अल्लाह, तुम यहाँ बाहर नहीं थी ना? बज़म आका की आंखें इतनी सुरख हो गई थी जैसे अभी खा जाएंगे नूरम को।
नूरम ना एक नंबर की उल्लू है। भला अपनी सौतन को कोई घर पर लाता है। अगर इसकी जगह मैं होती तो मैं तो सौतन का कत्ल करके घर वापस आती, और अगर मैं होती तो सौतन के सिवा बनने वाले आदमी का कत्ल करती। इसने सामने बैठे मुजावर को देखा था जो वहाँ ही घबरा गया था। शुक्र है नूरम मैडम आप कमरे से तो बाहर निकल आई, आप नजर बंद हो गई थी क्या? सीरियस होते नूरम को देखकर रूखा फौरन बोली थी, जबकि इसके पीछे ही तेजी से बज़म उतरा था। नूरम तुम्हें पता नहीं है प्रेगनेंसी में बार बार नहीं नहाते। तुम सुबह नहाई थी ना, ये बच्चे के लिए डेंजरस हो सकता है, इसको सर्दी हो जाएगी। नूरम तेजी से मिराल वाले कमरे की तरफ जाने लगी थी जब बज़म ने इसका हाथ थामता इसे वहीं कुर्सी पर बिठा गया था, जबकि नूरम के कान लाल तो आसिर की बात पर हुए थे, जब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल चुकी थी। और अभी वो बहुत कुछ बोलने का इरादा रखती थी जब शाविर को अचानक ही खांसी का दौरा पड़ गया था। अगर वो इसकी तरफ मुतवज्जो ना होती तो यकीनन वो नूरम की प्रेगनेंसी में नहाने पर मजीद डांटने वाली थी। दूसरी शादी करने का शौक चढ़ा हुआ है और खुद उठकर पानी भी नहीं पिया जाता। अब से वो गुस्से से पानी भरकर इसके लबों से लगाते हुए फिक्रमंदाना मगर सख्त लहजे में बोली थी, नहीं जरा मुझे दूसरी शादी का शौक गलती से मेरे मुंह से निकल गया था और बज़म साहब मान गई। भाभी ने मना लिया सौतन आप ही को घर पर रखने के लिए। बड़े फ्रेश लग रहे हैं ये तो। वो पानी पीते हुए बड़ी कम आवाज में बज़म से बोला था। जोसेफ इसे घूरकर नूरम की तरफ मुतवज्जो हुआ। पहले बैठकर आराम से खाना खाओ, कोई भागे नहीं जा रही, भाग कर आई हुई है। लगता है मेरी बातें दिमाग से निकल गई हैं। कमरे से निकलते ही इसके आसपास नजर मत आना। एक हफ्ते के अंदर से यहाँ से दफा करो। एक हफ्ते में इन्हें यहाँ से भेज दूंगी। बज़म मैं आपसे वादा करती हूँ, लेकिन प्लीज आप इन्हें कुछ नहीं बताएंगे, हमारी शादी के बारे में भी नहीं। वो अचानक से बोली तो कि बज़म ने के घुरने में इजाफा हुआ था। दिमाग ठीक है तुम्हारा, शादी के बारे में क्यों नहीं बताऊंगा, इसे तुम बीवी हो मेरी। वो 2 टके की औरत तुम्हारे लिए इतनी अहम है कि तुम अपने शोहर से अपना रिश्ता छुपा के रखोगी। प्लीज बज़म प्लीज। फिलहाल वो अपनी पुरानी सारी बातें भूल चुकी हैं, कुछ नहीं भूली वो। नूरम इसे सब कुछ याद है, वो सिर्फ ड्रामा कर रही है। वो इसकी आंखों में आंखें डाले सख्ती से बोला था, अगर ऐसा है भी तो आपने मुझे वक्त दिया है ना 1 हफ्ते का, आपने बोला है ना 1 हफ्ते के अंदर मैंने यहाँ से भेजो, तो 1 हफ्ते तक इन्हें कुछ मत बताइएगा प्लीज बज़म। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी प्लीज। अगर ऐसी ऑफर मेरी बीवी मुझे दे तो यकीन करो मैं इसके लिए सारी दुनिया फतह कर लूँ, लेकिन तुम्हारी बीवी बेवकूफ़ है, इसकी बातों में मत आना। शाविरी से देखते हुए बोला तो बज़म का दी चाहा कि कोई चीज़ उठा के इसके सर पर दे मारे, जो कितने मजे से इसकी हर चीज़ के मजे ले रहा था। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का वक्त है नूरम। बज़म शाह में से किसी से भी हम में से किसी से भी तुम्हारी इस बहन का कोई तल्लक नहीं है, ये बात अपने दिमाग में ठीक तरह से डाल लो। बाकी मैं अपनी बीवी से किसी भी हाल में गालिफ नहीं हो सकता, तुम इसे बताओ या ना बताओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरी बीवी इस वक्त मैसर होनी चाहिए जब मुझे इसकी ज़रूरत है। वो गुस्से से बोला तो नूर वहाँ फ़ौरन हाँ में सर हिलाते उठने लगी थी। आराम से बैठो, यहाँ पहले खाना खाओ। तुम्हारी लापरवाहियों की वजह से अगर मेरे बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। अब की दफ़ा इसका लहजा पहले से भी ज़्यादा तेज था, जबकि वो घबराकर वापस बैठ गई थी। आप झूठ बोलते हैं, आप मुझे प्यार नहीं करते। वो सूसू करती रूहा की बिरयानी खाने लगी थी, जबकि बज़म ने इसे मजीद सख्ती से घूरा था। वहीं मुजावर और शाबिर और कमरे से निकलते बड़े अब्बा अपना कहकर पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे। वो जल्दी जल्दी खाना खा रही थी, जबकि खाने के दरमियान भी बज़म ने इसे 1000 दफ़ा टोका था कि खाना ठीक से खाओ, कि कैसे खा रही हो तुम, नवाला गले में फंस जाएगा, आराम से खाओ। इन रोक टोक में कहीं ना कहीं मिराल के ताने भी शामिल थे कि भागी ही नहीं जा रही, वो भागकर वापस आई है, थोड़ी देर कमरे में रहेगी तो मर नहीं जाएगी। इसे कमरे में नजरबंद रहने की आदत है, पिछले 6 सालों में इसने कमरे से निकलने की गलती बहुत ही कम की है, तो कमरे में रहते हुए से कोई मौत नहीं आने वाली। तुम सुकून से खाना खाओ। और इन सब बातों के दरमियान भी ये बातें भी शामिल थी कि ये ना तो वो अपने बच्चे पर कॉम्प्रोमाइज करेगा और ना ही अपने हकूक पर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मिराल जिए या मरे, से अपनी बीवी हर वक्त अपने आसपास चाहिए थी। खाने का वक्त नहीं था, इसलिए सिवाय इन दोनों के डाइनिंग टेबल पर और कोई भी नहीं था। यही वजह थी कि वो खुलकर से कोई भी बात कर रहा था। वो इससे मजीद भी कुछ डिस्कस करना चाहता था, लेकिन इस वक्त वह मुमकिन नहीं था। जबकि जिस तरह से नूरम मिराल के लिए फिक्रमंद थी, वो मुनासिब भी नहीं समझ रहा था कि इस वक्त वो इसे कोई भी ऐसी बात करे जिससे वो खौफजदा या परेशान हो जाए। इस वक्त अगर वो मिलार की तरफ ध्यान दे रही थी तो ये इसके लिए बेहतर था। वो चाहता भी था नहीं था कि नूरम का ध्यान इसकी डर की तरफ रहे, जब तक वो डर जड़ से खत्म ना हो जाए। वो नूरम को इन सब चीज़ों से महफूज और दूर रखना चाहता था। अब जाऊँ मैं, इसने अब की दफ़ा पूरा खाना खत्म किया था, जबकि पिछले 2 दफ़ा खाना छोड़ने पर जिस तरह से बज़म ने इसे घूरा था, वह कुछ बोल ही नहीं पाई थी। इसका इजाज़त मांगने का अंदाज बड़ा मासूमाना था। बज़म ने सिर्फ इसे जाने का इशारा ही किया था कि वह अगले ही लम्हे उठती इस कमरे की तरफ चली गई थी जहाँ पर इसने दिन में मिराल को बंद किया था। वो जल्दी से कमरे में दाखिल होते हुए मिराल को देखने लगी थी, जो खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठी थी, बाहर की तरफ देख रही थी। नूरम तुमने दरवाज़ा बाहर से लॉक क्यों कर दिया था? मुझे बज़म से बात करनी थी, मैं इनसे बात नहीं करूँगी तो वो मुझे मज़ीद गलत समझेंगे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने बहुत बड़ी गलती तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती। आप ये
आप ये सारी बातें मत सोचें, फिलहाल आप बैठ जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके यूँ भागकर करीब आने पर वो इसके साथ लगने पर नूरम ने इसे नरमी से खुद से अलग किया था। वो जिस तरह की कंडीशन में थी वो इसका बोझ नहीं सह सकती थी, और वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि इसके बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है। ऐसे में वो किसी तरह की लापरवाही करके बसम को उसके बच्चे के हवाले से किसी तरह की बुरी खबर नहीं देना चाहती थी। पहले वो अपनी बातों और अंदाज से इसे बता चुका था कि इसके लिए सबसे ज़्यादा अहम इसका बच्चा है। अपनी बहन की मोहब्बत में वो उसके बच्चे को ना भूले तो ही इसके लिए बेहतर रहेगा। वो बज़म से नाराज़ थी, लेकिन फिर भी इसकी बातों का असर हद से ज़्यादा था। जो भी था, बज़म की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इसका डर भी आसानी से इसके दिल से निकलने वाला नहीं था। बज़म कहाँ है नूरम? मुझे इनसे बात करनी है। और तुम लंदन वापस नहीं गई? नहीं, वो मैं नहीं जा सकी। वो मुनासिब अल्फाज तलाश कर रही थी इसे सच्चाई बताने के लिए। अच्छी बात है नूरम, मैंने इस घर से भागकर बहुत बड़ी गलती की। फिलहाल मुझे याद है मैं घर से भाग गई थी। मैं वहाँ से सीधी अस्पताल गई थी और मैंने अबॉर्शन करवाया था। इतना ही नहीं, बल्कि वो रिपोर्ट्स की तस्वीर बज़म को भी सेंड कर दी थी, सिर्फ इन्हें बताने के लिए कि मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ और मैं इनका बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। मैं कितना गिर गई थी नूरम, तुम जानती हो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बच्चे को मारकर मैंने एक और औरत करने का हक खो दिया। इतना ही नहीं, अबॉर्शन करवाने के बाद मेरा इरादा लंदन चले जाने का था। मुझे याद है मैं लंदन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी जब कुछ हुआ था, लेकिन क्या हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा। वो अपने सर को पकड़ती अजीब से अंदाज में बोली तो नूरम को खौफ सा महसूस होने लगा। डॉक्टर ने इसके दिमाग पर जोर देने से मना किया था, कहीं इसे याद ही ना आ जाए कि इसके साथ क्या हुआ था। वो खुद कबूल कर रही थी कि इसका अबॉर्शन हुआ था। नूरम ने जिस अंदाज में इसे मोबाइल पर रिपोर्ट दिखाई थी वो मिराल को झूठा ही समझ रही थी, लेकिन यहाँ मिराल खुद इसे बता रही थी कि इसका अबॉर्शन हुआ था, मिसकैरेज नहीं। लेकिन डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि इसका मिसकैरेज हुआ था? शायद रेप विक्टिम होने की वजह से इसकी रिपोर्ट्स क्लियर नहीं थी, इसीलिए डॉक्टर को यही लगा कि ये मिसकैरेज का केस है। देखिए आप ही, आपने जो कुछ भी किया इसके बाद इस घर में कोई भी आपको माफ़ नहीं कर पाएगा। ऐसे में मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। बज़म यही चाहते हैं कि आप यहाँ से चली जाएं। मेरा मतलब है वो आपको रखना नहीं चाहते। मैंने इनसे वादा किया कि मैं एक हफ्ते के अंदर आपको लंदन भेजूंगी और मैं कहीं नहीं जाऊँगी नूरम, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अपने शोहर को छोड़कर मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, अब अपनी गलतियाँ सुधारूंगी। मुझे एहसास हो गया है शोहर के अलावा इस दुनिया में आपका कोई साहिबान नहीं होता। अल्लाह जिसके साथ आपको निकाह के बंधन में बांधता है वही आपका सच्चा साथी होता है। मैं आपको जिस हाल में रखे वो आपको जिस भी हाल में रखे आपको इसी हाल में शुक्र अदा करके रहना चाहिए। लेकिन मैंने हमेशा ही बज़म की नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उन्होंने मुझे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। मैं तुमसे झूठ बोलती थी नूरम, सब झूठ था। बज़म ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, कभी सख्ती से बात नहीं की थी। मैंने इनके हवाले से 6 साल से तुम्हें जो भी बातें बताई बस सब झूठ थी। बस के हाथ पकड़े हुए बोल रही थी जबकि नूरम हैरत से इसे देख रही थी। क्या मतलब है आपकी इस बात का? आप मुझसे झूठ बोलती थी और मैं इतना गलत समझती थी। नूरम तुम जब भी तारीफ़ करती थी ना जॉइंट फैमिली की तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं बज़म के साथ अकेली रहना चाहती थी। जॉइंट फैमिली के हवाले से मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसे में तुम्हारा जॉइंट फैमिली को लेकर क्रेज़ मुझे झूठ बोलने पर मजबूर करता था, क्योंकि मैं अपने शौहर के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी जिसमें सिर्फ मैं और मेरा शौहर हो, लंबा चौड़ा खानदान नहीं। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है अपनों से ही ज़िंदगी बनती है। मैं बज़म को कभी मजबूर नहीं करूँगी कि वो मेरे लिए अलग घर में रहे। बस तुम दुआ करना कि अल्लाह पाक मुझे दोबारा से औलाद की रहमत से नवाज दे। वो इसे देखते हुए बोलते नूरम से कितने ही लम्बे कुछ बोला ही नहीं गया था। आप फ़िलहाल हालात बहुत ख़राब है। मैं बज़म से बात करके आपके सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पर वापस निकलवाती हूँ ताकि आपको यहाँ से लंदन भेज सके। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, प्लीज़ आप इस कमरे से बाहर मत निकलिएगा। इस वक्त कोई भी आपसे बात करना तो दूर आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो इसे ज़्यादातर बातों को नज़रअंदाज करते हुए उठने लगी थी। मिराल भी बज़म के साथ रहेगी, ये बात कहीं न कहीं से अंदर से चुभी थी। वो ज़्यादा देर इसके पास बैठ नहीं सकी थी, जबकि मिराल का सवाल वही का वही था कि 4 महीनों से वो यहाँ क्या कर रही है, रूम में क्यों बुला रहे हैं? मत जाना रूम में, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आसानी से मानने की ज़रूरत नहीं। वो रूहा के साथ बातें कर रही थी जब शाबी ने इसे कमरे में आने का इशारा किया तो वो अगले ही लम्हे मुँह बनाकर रूहा के साथ उठते किचन की तरफ आ गई थी। नहीं मानूंगी, अपनी बातों का खाएंगे। बस कैसे मसे से कह रहे थे अगर मेरी दूसरी शादी हो गई या मैं तुम पर सौतन लेकर आया मैं जाना निकाल दूँ इसकी और इनकी लाडली की। कौन सी लाडली की? रूहा ने अचानक ही इसकी बात करते हुए पूछा था। अरे क्या शाबी रखा कि कभी न कभी होने वाली दूसरी बीवी की बात कर रही है? आसिर काका ने इसे तफसील से बताया था, जिस पर रूहा ने ओके रिजाइन में मुंह बनाया। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जल्दी मानना मत, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। तो बीवियाँ रखना इन मर्दों के लिए आम सी बात है, लेकिन औरतों पर क्या गुजरती है वो कभी समझ ही नहीं सकते। अब जीनत आप ही को ही देख लो। रूहा ने बात से बात निकाली तो काका ने हैरत से इसकी तरफ देखा था। काका मुझे ऐसे मत घूरो यार, मैं तुम्हारे भाई के बारे में कोई गलत बात नहीं कर रही। अगर वो रिदा को रखना भी चाहते हैं, इसके साथ अपना तलक बेहतर भी बनाना चाहते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि जीनत आप ही को दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। पहले तो वो जीनत की मोहब्बत में ही आहें भर रहे थे ना, जीनत से बढ़कर आगे कुछ भी नहीं था इन्हें, और अब अचानक रिदा इन्हें इतनी प्यारी हो गई कि वो जीनत को भूल गए। रूहा तुम कुछ नहीं जानती हो। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें अपनी जल्दी बात को काका को जज करना चाहिए। वो अपने भाई के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। काका मैं जानती हूँ ऐसी बातों में तुम मुझे कभी सही नहीं समझोगी, लेकिन मेरे दिल में जो था वो मैंने कह दिया। वालदा का
पहले ज़ीनत आपी की मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार थे, अब अचानक इनका झुकाव रिदा की तरफ ज़्यादा हो गया है और वो ज़ीनत आपी की मोहब्बत से निकल रहे हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम रूहा? बेहतर होगा कि तुम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर ध्यान दो। मुझ पर या मेरे शौहर पर कमेंट करने वाली तुम कौन होती हो? आदिया की दूध की बोतल पकड़े अंदर आती ज़ीनत ने इसकी यकीनन सारी बातें सुनी थी। ज़ीनत आपी, मैं सिर्फ रूहा, मैं तुम्हारे पहली और आखिरी दफ़ा समझा रही हूँ, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी पर्सनल लाइफ को इस तरह से डिस्कस करे और तुम यहाँ खड़ी इनकी बातें क्या सुन रही हो? जाओ बाहर। शाविरा का तुम्हें कब से बुला रहे हैं कमरे में। वो जितनी सख्ती रूहा पर दिखा चुकी थी इतनी ही सख्ती से असीर को भी डांट गई तो वो फौरन मुंह बनाकर किचन से निकल गई थी। आई एम रियली वेरी सॉरी ज़ीनत आपी, मेरा इरादा आपको हर्ट करना नहीं था। वो जो जल्दी जल्दी आदिया का दूध बना रही थी, रूहा ने शर्मिंदगी से देखते हुए कहा तो ज़ीनत हल्का सा मुस्कुरा के इसके गालों को छूती किचन से निकल गई थी। यकीनन रूहा की बातें इसे बुरी लगी थी। जो भी था, रूहा को उसकी पर्सनल लाइफ पर इस तरह से इसकी गैर मौजूदगी में कमेंट नहीं करना चाहिए था। हम कितनी आसानी से कोई भी लफ्ज़ बोल देते हैं, ये जाने बगैर के सामने वाला जो इस कंडीशन से गुजर रहा है इस पर वो अल्फाज क्या असर करेंगे। सीने से डांस सुनकर वो सीधा अपने कमरे की तरफ ही आ गई थी। मानने का इरादा तो हरगिज़ नहीं था, वो शाबिर को इतनी आसानी से माफ़ हरगिज़ नहीं करने वाली थी, क्योंकि ये बात सच थी कि शाबिर की दूसरी शादी वाली बात इसके दिल पर लगी थी। वो अपने शाशाइन के साथ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, यह हकीकत थी। इसने कमरे में कदम रखा तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाज़ा बंद करके वो रूठे वाले अंदाज में बेड के पास आने लगी थी। इरादा बेड पर बैठने का था। वो जानती थी कि अगर शाबिर कमरे के अंदर हुआ तो वो फ़ौरन ही इससे आने की तंगो करने लगेगा, और अगर कमरे के बाहर हुआ तो ये जानकर कि वो कमरे में है फ़ौरन कमरे में आ जाएगा। इसलिए अंधेरे का खौफ एक तरफ रखते हुए बेड की तरफ कदम बढ़ाने लगी। जब अचानक लाइट ऑन हुई थी, वो जब बेड पर बैठने ही लगी थी अचानक लाइट होने पर चौंकी, लेकिन ये कमरे की लाइट नहीं थी, बल्कि कमरे में रोशन छोटी छोटी इलेक्ट्रिक कैंडल्स थी। सामने बेड पर बहुत सारे बलून्स थे। कमरे के अंदर चलते हुए इसे पैरों में भी कुछ नरम सा महसूस हुआ था। ज़मीन पर फूलों का रास्ता बने देखकर इसे हैरत का दूसरा झटका लगा था, जबकि सुर्ख रंग की छोटी छोटी पर्चियाँ जिन पर सॉरी मेरा चांद लिखा हुआ था पूरे कमरे में बिखरी हुई थी। वो बेख्तियार ही अपने लबों पर हाथ रखी। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो इसे यूं मनाएगा। इस थोड़े से वक्त में इसने ये सब कुछ कैसे किया था? अंदर जैसे कहीं खुशी से लड्डू फूटने लगे थे। इसके शायद तो सचमुच में इसके प्यार में पागल थे। इस एहसास के साथ इसकी आंखें नम होने लगी थी। वो किसी के लिए इतनी खास होगी इसने कब सोचा था? कमरे में किसी और को महसूस करते इसे पलट कर फौरन दरवाजे की तरफ देखा था, जहाँ वो बंद दरवाजे से तेग लगाई इसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। वो तो निगाहें झुका गई थी, इसके गाल सुर्ख होने लगे थे, जबकि वो उसके पास आ रुका। सोनिए जी तेरे नाल दगा में कमावा ते रब करे मैं मर जावा। उसके कानों के बेहद करीब आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाया तो आसी ने तरफ कर इसके लबों पर हाथ रखना चाहा था, जिसे अपने हाथों में थामते वो इसका हाथ इसकी कमर पर लेकर जाता इसे झटके में अपने करीब कर चुका था। वो नरमी से इसके चेहरे को लबों से छूता, फिर इस अंदाज में बोला तो आसी ने शिकायती निगाहों से इसे देखा था। वो मुस्कुराकर इसकी निगाहों पर बारी बारी अपने लब रखता इसे अपने साथ लगा गया था। सॉरी गाइस, मैं यहाँ से सॉन्ग में रीड नहीं करूँगी। इसके पुर पर अपने लबों की बेताबियां बिखरते वो इसे खुद से जोड़ गया था। इसके सीने में छुपी वो आंसू बहा रही थी। आई लव यू शासाई। इसके सीने से अपना चेहरा निकालते हुए वो इसके पैरों पर अपने पैर रखकर थोड़ा सा ऊंचा होती इसके गाल पर अपने रब रखते हुए दोबारा इसके सीने में मुंह छुपा गई थी। तो शाबिर को जैसे कुल कायनात मिल गई। वो अपनी मोहब्बत का इकरार कर रही थी। इसकी बाहों में सिमटे हुए वैसे बता रही थी कि बस के लिए हाथ है। जिंदगी तो जैसे इस लम्हे में ठहर चुकी थी। वक्त रुक गया था शाबिर के लिए। ये लम्हा सिर्फ एक लम्हा नहीं बल्कि इसकी पूरी दुनिया थी, और इसकी पूरी दुनिया इसकी बाहों में समाई हुई थी। आई लव यू टू, आई लव यू सो मच मेरा चांद। मैं अपना दिल चीर कर तुम्हें दिखा नहीं सकता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मेरे लिए मेरा सब कुछ, ये छोटी सी लड़की मेरे लिए इस चांद में मेरी जान बसती है। तुम नाराज मत हुआ करो, तुम रोती हो तो जान निकलती है। मेरी भी तो जान निकल रही थी ना, ये सोचकर कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया तो आप इसे मेरा चांद कहेंगे, इसके नखरे उठाएंगे जैसे मेरे नखरे उठाते हैं, इसे प्यार करेंगे। दूसरी शादी से बात नहीं होती ना शासाई, ये जिक्र भी एक औरत का दिल छलनी करने के लिए काफ़ी होता है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने लबों पर दूर अपने जहन में भी ये चीज़ नहीं लाऊंगा। माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़ माफ़ कर दो। वो कान पकड़ने लगा तो असीर ने इसके दोनों हाथ थामते हुए इसके सीने पर दोबारा से अपना सर रख दिया था, जबकि वो इसे अपनी बाहों में समेटता अपनी धड़कनों में छुपा गया था। रिदा पानी पिला दो यार। वो उसके मोबाइल पर मसरूफ अचानक से बोला तो रिदा ने गुस्से से घूरा था। अभी तो पानी पिया है आपने, इतना भी पानी अच्छा नहीं होता। वो उठते हुए कहने लगी थी, जब से अरमान और मोमरिश गए थे इसकी सारी की जिम्मेदारी रिदा पर आ गई थी। कभी से एक डॉक्टर को बुलाकर लेकर जाती तो कभी दूसरी, कभी कोई नर्स आ जाती, कभी सर पर खड़े होकर ड्रिप्स लगवानी पड़ती, और कभी कितनी ही देर बैठे रहना पड़ता। और फिर अब तो वो इसे बातें भी इतनी ज़्यादा करने लगा था कि हद नहीं। पता नहीं, मुझे लगता है तुम्हारे हाथ का असर है कि कुछ ज़्यादा ही प्यास लगने लगी है मुझे। इसने जग की तरफ देखा जो इसके बिल्कुल करीब ही पड़ा था। रीता ने जानबूझकर जग इसके बेहद पास रखा था ताकि वो खुद पानी डालकर पी ले, लेकिन वो तो अपने हाथों से कोई काम करने को तैयार ही नहीं था। और रीता की तो अब जान हलकान होने लगी थी। आज तुम डॉक्टर से जाकर पूछो कि मेरा डिस्चार्ज कब तक होगा, कितने दिन हो गए हैं मुझे यहाँ पर, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। अम्मी भी फ़ोन पर रो रही थी। जीनत ने तो फ़ोन करने की भी जहमत नहीं की। तुम जानती हो रीता, मैंने इसे ऐसी उम्मीद नहीं रखता था। मुझे तो लगता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बगैर सांस भी नहीं ले पाएगी। आपने मुझे कभी मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। वारत कभी गलतियाँ
कुछ गलतियाँ मेरी भी हैं। मैं आपकी शादी में रुकावट बनी थी, लेकिन यकीन जाने मुझे ऐसी औरतों की हकीकत का पहले ही अंदाज़ा था। मैम, हम इन्हें ब्लड ड्रिप दे रहे हैं। जब तक ये ड्रिप खत्म नहीं हो जाती आप इनके पास ही बैठेंगे और इन्हें सोने मत दीजिएगा। अंदर दाखिल होती डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया जबकि इसने उकताए हुए अंदाज में इसे देखा था। ये बहुत मुश्किल है। इस ड्रिप को जैसे ही असर शुरू होता है भारत पर नींद सवार हो जाती थी। और वैसे भी इतनी रात को ड्रिप क्यों लगा रही हैं आप? ये तो वैसे भी सुबह सोने का वक्त है ना। वो परेशानी से कहने लगी थी। अब एक तो वैसे भी भारत ने सारा दिन से काम करवा कर बाकी से शाह से टका दिया था। अब भारत को पानी पिलाकर वो सोने का ही डादा रखती थी। मैम, अब हमें डॉक्टरी मत सिखाएं। हम बेहतर जानते हैं कि कौन सी ड्रिप कब लगानी है चाहिए और इन्हें कितना। और आप इन्हें जगाएं। आप इनकी बीवी हैं, आपको इन्हें जगा कर रखना होगा। शायद आपको भी जागना होगा क्योंकि ड्रिप लगने के तकरीबन 8 घंटे तक ये सो नहीं सकते। डॉक्टर मसरूफ अंदाज में कहती इस पर एक और बम गिरा गई थी जबकि रिदा सर पकड़ कर रह गई थी। यहाँ तो जिंदगी अजाब हो रही थी। भारत फोन एक तरफ रखते हुए डॉक्टर को इसका काम करने दे रहा था जबकि वो भी मजबूर होकर वहीं पर बैठ गई थी। इसके अलावा वो कर ही क्या सकती थी? इसे तो बेहतर था कि जीनत ही यहाँ होती। कम से कम इसकी तो जान छूट जाती इस मुसीबत से। और आज दिन में इसने जीनत पर एहसान करने के लिए इसे फोन करने की भी कोशिश की थी, जिसने आके से फोन ना उठाकर साबित कर दिया था कि इसे सचमुच में बात की कोई परवाह नहीं है। तुम यहाँ क्यों आई हो लड़की? अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अपनी बहन को बता दो, वो तुम्हें दे देगी। माँ बेगम दूध का गिलास गर्म करते हुए इसे जीनत को देने जा रही थी क्योंकि आदिया को संभालने के चक्कर में वो आजकल अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रही थी। तभी किचन में मिराल को दाखिल होते हुए देखकर वो गुस्से से बोली थी, माँ बेगम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बहुत गलत किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे बेटी समझ कर माफ़ नहीं करेंगी? वो इनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी थी। इससे पहले कि माँ बेगम कोई जवाब देती बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और ये गाड़ी बज़म की ही थी। इसकी आवाज़ वो पहचानती थी। वो जल्दी से किचन से निकलती बाहर आई थी जहाँ से बज़म अंदर दाखिल हो रहा था। इसे देखते ही इसके कदमों में तेजी आई थी। वो बज़म से माफ़ी मांगना चाहती थी जिसके लिए वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। बज़म प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मेरी गलतियों की सज़ा तो हो सकती है लेकिन माफ़ी नहीं। लेकिन मैं फिर भी आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उसके सामने हाथ जोड़ते हुए इसके पास आई थी जबकि वो इसे नज़रअंदाज करता माँ बेगम की तरफ मुतवज्जो हुआ था। बहू कहाँ है आपकी? माँ बेगम नूरम को बोलेंगे मेरा खाना लेकर मेरे कमरे में आए। बज़म के साथ अंदर आता हुआ अरमान पहले तो मिराल को देखकर शॉक्ड हो गया था, फिर बज़म के स्टफ चेहरे को देखते हुए इसे नजरअंदाज करते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। जबकि माँ बेगम के कमरे के दरवाजे के पास खड़ी नूरम भी बज़म की गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई थी। अकेले में तो वो अपने कमरे में रहने की गलती कभी नहीं करती थी, लेकिन रात को इस वक्त वो जब तक बज़म का ना आता वो माँ बेगम के कमरे में रहती थी। बल्कि आप खाना किसी के हाल ऊपर भिजवा दीजिए। नूरम आओ मेरे कपड़े निकाल कर दो। वो अपनी चादर उतारकर नूरम को पकड़ाता ऊपर सीढ़ियाँ तय करने लगा था तो नूरम ने मिराल से निगाहें चुराते हुए इसके पीछे कदम उठाए थे। अपनी मेडिसिन ली है तुमने? बस के अपने बाजू में हिसार में लेता सवाल करने लगा तो नूरम ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। वो नूरम को काम क्यों कह रहे थे? नूरम इसके साथ क्यों गई थी? इसने हैरत से पलटकर माँ बेगम की तरफ देखा था जिनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। एक शौहर अपनी बीवी को अपने काम ही कहता है मिराल, और इतनी छोटी बच्ची एक शौहर अपनी बीवी को ही कहता है मिराल, और इतनी छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम्हें अब तक इन बातों की समझ ना हो। इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम खुद अपनी जगह नूरम के हवाले करके गई थी और माशाल्लाह नूरम बज़म को औलाद का सुख देने जा रही है। जहाँ पिछले 4 महीनों से रही हो वहीं कहीं चली जाओ क्योंकि इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। बज़म अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। वो तुमसे बात करना तो दूर तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, इसे खुश रहने दो। चली जाओ यहाँ से। माँ बेगम अपनी बात मुकम्मल करती वापस किचन की तरफ चली गई थी क्योंकि इन्हें बज़म और यरमान को खाना देना था। हाँ, लेकिन जाते जाते वो मिराल के सर पर बम जरूर गिरा गई थी और सिक्के को बर्दाश्त करना इसके लिए मुमकिन नहीं था। वो कमरे में दाखिल हुआ ही तक सामने से बेड पर काका बड़े मजे से सोई हुई मिली थी। पैर के करीब एक तकिया पड़ा हुआ था जिस पर इसने बड़े मजे से अपनी टांग रखी हुई थी। यरमान को न जाने क्यों गुस्सा आया था। अब हालात इतने ख़राब हो गए थे कि इसकी टांग तोड़ने के बाद अब वो इसके तकिए की भी हालत ख़राब करना चाहती थी। इसे तकिए पर तरस आना चाहिए था लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हुआ था। इसे तकिए पर तरस नहीं आ रहा था बल्कि इसे तकिए पर गुस्सा आ रहा था। हवाइश के पहलू में तो सिर्फ यरमान ही अच्छा लगता है, इसका पैर भी सिर्फ इसी पर अच्छा लगता है। इसने एक झटके से तकिया खींचकर दूर फेंका तो काका की आंख खुल गई थी। वो अगले ही लम्हे इसे अपने बेहद करीब किसी को महसूस करती उठकर बैठ गई थी। आपने डरा दिया मुझे, वो मुंह बनाकर बोली थी। शॉर्ट सी शर्ट में अच्छा खासा खुला पजामा पहने वो कोई छोटी सी बच्ची ही लग रही थी। तुम डरने वाली नहीं डराने वाली चीज़ हो। तुम्हारे साथ ही घर आया था ना, जानती थी ना मैं घर पर रुकूंगा। जरा एहसास नहीं तुम्हें मेरा? कैसे मजे से सो रही हो। इधर देखो नूरम भाभी को अब तक जाग रही है बज़म को खाना देने के लिए। तुम बिल्कुल भी अच्छी बीवी नहीं हो। हवाइश वो बेड पर इसके साथ लेते हुए बोला तो वो जो उल्टी पुल्टी मारे बैठी थी इसके खाने की बात पर इसकी अपनी भी भूख चमक उठी थी। हाय अल्लाह, आपको क्या लगता है मैं आपको खाना नहीं दूंगी? मान जी, मैं आपको खाना जरूर दूंगी। वैसे भी मुझे खुद भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। वो क्या है ना, सफर से वापस आकर मुझसे ठीक से खाया ही नहीं जाता। चले आए हम नूडल्स बनाकर खाते हैं। वो फौरन इसके बाजू से लिपटते हुए बोली थी लेकिन इसके यूं करीब आने पर एक लम्हे में यरमान के सारे ऐसे साथ अंगड़ाई लेकर बेदार हुए थे।
अरे क्या हो गया, आप यूं ही बैठे क्यों हैं, चले ना चल कर खाते हैं। वो एक्साइटेड होकर बोली कि अचानक ही वो उसकी कमर में हाथ डालता, इसे अपने करीब खींचते, इसे बेड पर लेटाता, खुद पे इस पर साया फकन हुआ था। इसका अंदाज इतना जल्दबाजी लिए हुए था कि काका को सांस लेने की मोहलत ना मिली थी। वो इसकी हरकत समझ क्या पाती। यार, जब से हमारी शादी हुई है मैं तुम पर बिल्कुल भी शौहर होने का हक नहीं जताया। मेरा दिल कर रहा है कि एक दफा तुम्हें एहसास तो दिलाया जाए कि तुम्हारा मेरे साथ तल्लक क्या है। जिस तरह तुम हर वक्त मेरे दिल के तार छेड़ती रहती हो तो मेरे लिए मुश्किल बना रही हो। नरमी से इसके शेरक को अपने अंगूठे से सहलाते वहां अपना नाक बस करने लगा तो काका को अपनी धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई थी। वह इसकी हरकत पर अच्छी खासी बौखला गई थी, जबकि इसकी मूछों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए तो इसने अपनी सांसें तक रोक ली थी। यरमान का इरादा हर हद क्रॉस करने का था, लेकिन अचानक ही दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल होती वहाँ बेगम जहाँ अपनी जगह शर्मिंदा हुई थी, वहीं वो दोनों भी बौखलाकर सीधे हुए। माफ करना बेटा, मेरी भी मत मारी गई है, लगता है सोई हुई चल रही हूँ। यार ही नहीं रहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी। यूं ही मुंह उठाकर कमरे में चली आई। वो चेहरा फेरते हुए कह रही थी, जबकि यरमान तेजी से बेड से उठते हुए इनके पास आने लगा था। कोई बात नहीं माँ बेगम, मैं सिर्फ इसे तंग कर रहा था, आप बेकार में मेरी नीयत पर शक कर रही है। वो मुस्कुरा दबाता इन्हें थामते हुए इनके हाथ से ट्रे ले गया था जो उसके खाने की फिक्र करते हुए वो लेकर आई थी। इतना सारा खाना खाऊंगा मैं। वो ट्रे में रोज की बार निस्बत ज्यादा खाना देखते हुए पूछने लगा, इसके लिए भी लेकर आई हूँ, कुछ खाती पीती है नहीं, मजाल है जो अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान दे दे। दिन ब दिन सूखा तीला होती जा रही है, अब ये बैठकर मेरे सामने खाना खाएगी। माँ बेगम ने काका को घूरते हुए कहा था, जो इसकी बात पर मुंह फुला गई थी। वो तो नूडल्स मुंह बनाकर खाने का इरादा रखती थी। माँ बेगम, वैसे तो मैंने शाम में खाना खा लिया था पेट भर कर, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं खाना नहीं खाती तो मैं अपने लिए नूडल्स बना लेती हूँ। इसने दांत निकालते हुए आसान हल पेश किया था, जब अचानक ही इसका कान माँ बेगम के हाथ लग गया। माँ बेगम से चालाकी करो कि बस इसे जबरदस्ती सोफे पर बिठाते अपने हाथों से इसे खिलाने लग गई। तो काका मुंह बनाकर खाने लगी थी, जबकि अरमान तो इसकी हालत के मजे लेते हुए सामने बैठ गया था। बेचारी के नूडल्स खाने के खौफ ही रह गए थे। अल्लाह, आप कितनी जालिम सास है। नायरा तो बेकार में रोती थी कि इसको जालिम सास मिली है, मेरी सास से मुकाबला ही नहीं है इसका। आप बिल्कुल भी स्वीट नहीं है। वो अपने कान को मसलते हुए बोल रही थी, जबकि साथ साथ खाने के लिए बराबर मुंह खुल रहा था। हाँ, ऐसी हूँ मैं, वो नवाला बनाकर इसके मुंह में डालते हुए बोली थी, जबकि नायरा की जिक्र पर थोड़ी परेशान भी हुई थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि इनकी बेटी निकम्मी थी, लेकिन अभी तक आमना बेगम की तरफ से किसी तरह का सख्त रवैया देखने को नहीं मिला था, जो इनके लिए एक अच्छी खबर थी। चलो अब तुम लोग आराम करो, मैं आज जीनत के साथ इसके कमरे में सोने लगी हूँ। बेचारी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा परेशान रहती है, पता नहीं वालिद को हुआ क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बोल ही रहा था जब काका अपने मुंह पर हाथ रखते खिलखिला दी। इसके खिलखिलाते अंदाज पर अरमान से घूरा था, जिस पर वो फौरन ही सर झुका गई थी। ये लड़की बिना गलत वक्त पर इसे हंसी आती है, अब क्यों हंसी आ रही है? माँ बेगम ने इसे घूरते हुए पूछा तो इसने फौरन नफी में सर हिलाया था, जबकि वो उठते हुए अब कमरे से बाहर निकल गई थी। काका भी बड़े वजह से इनके पीछे जा रही थी, जब अचानक ही अरमान ने दरवाजे पर हाथ रखते हुए दरवाजा बंद किया था। तुम्हें वालिद के बारे में बताकर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। हवाई तुम्हारे तो दांत ही अंदर नहीं हो रहे। सच जानने के बाद वो इसे घूरते हुए दरवाजा बंद करता वह खुद बेड पर वापस आकर बैठा था। अरे वो माँ बेगम इतनी सैड हो रही थी ना, तो मुझे हंसी आ गई। ऐसी की तैसी तुम्हारी हंसी की। वह एक झटके से इसे बेड पर फेंकते हुए इसके लबों पर अपने लब जमा गया था। इसकी अचानक हरकत पर एक दफा फिर से पहली वाली कंडीशन में जा चुकी थी, जहां दूसरी सांस लेना मुहाल था। वो माँ बेगम को मैं बताऊंगी, आप मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करते हैं। वो जैसे ही इसकी सांस अदा करता पीछे हटा था, काका की बातें से दोबारा से अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। इसने भी हटने का प्लान कैंसिल करते हुए दोबारा से साया फगन होते इसके गर्दन में अपना मुंह छुपाया था। वो एक दफा फिर से अपनी सांसें रोक चुकी थी, जबकि अरमान बेखुद होता अपने लब्बू का लम्स इस पर बिखेरता जा रहा था। इसकी गर्दन इसकी शिद्दत से सुरख होने लगी थी। वो ना तो अपने बोसों को रोक रहा था और ना ही से सांस लेने की इजाजत दे रहा था। अच्छा ना, नहीं बताऊंगी। वो बेहाल सी होती इसके कंधे ऊपर हाथ रखते से फासला कायम करते हुए बोली तो अरमान का बेसाख्ता कह का कमरे में गूंजा था। नहीं, अब तो तुम ही बता ही दो। वो कहते हुए दोबारा इसके लबों पर झुकने ही लगा था कि बस के लबों पर अपने हाथ सख्ती से जमा गई। सॉरी ना, अब की दफा लहजे में मासूमियत की इंतहा थी। वो ना चाहते हुए भी पीछे हट गया था। अब तुम्हारी आवाज तो दूर, तुम्हारी सांसों का रक्स भी मेरे कानों में ना गूंजे, वरना तुम्हारे चेहरे की मासूमियत पर तरस नहीं खाऊंगा। वो अपने जज्बात को लगाम देते हुए बड़ी मुश्किल से पीछे हटा था, जब वो सांसें रोकर आंखें सख्ती से मेच गई थी। थोड़ी देर के बाद कमरे में गूंजती सांसों की आवाज पर हल्का सा मुस्कुरा दिया था। ये लड़की सचमुच में इसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। इस बात का एहसास इसे हमेशा से ही था, लेकिन इसकी टांग का वजन अपनी टांग पर महसूस करते इसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट उभरी थी। वह सचमुच में इस दुनिया का सबसे मस्कीन शौहर था, जिसे खुद पर तरस आता था। पानी पिला दो। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे जब इसने आहिस्ता से रिदा का कंधा हिलाया था। पास ही तो पड़ा है, पानी पी लेना। वो कहते हुए करवट मोड़े लेट गई थी। यार, मुझे नींद नहीं आ रही, क्या तुम थोड़ी देर मेरे लिए जाग नहीं सकती? इसने बेहद नरमी से रिदा से कहा था। पहले डॉक्टर ने इसे कम तंग किया था, जो अब वो भी शुरू हो गया था। वालिद, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं इतना भी आसान नहीं है किसी पेशेंट के साथ रात को रुकना। मैं तकरीबन 1 हफ्ते से यहाँ पर हूँ। नींद पूरी होना तो दूर की बात, एक झपकी तक नहीं ले पा रही। मैं जानती हूँ आप इस वक्त अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको दूसरे का भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए ना।
मैं इस वक्त बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ और नींद से मेरा बुरा हाल हो रहा है। अब के वसीदे होकर बैठी नींद से बड़ी आंखों से बोली थी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, आजकल मैं जरूरत से ज्यादा ही दूसरों पर बोझ बनने लगा हूँ। मेरा इरादा तुम्हें तंग करने का हरगिज नहीं था। प्लीज तुम आराम करो, तुम सो जाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें तंग ना करूँ। इसने काफी उदास लहजे में कहा था, लेकिन निदा पर वह किए बगैर ही कमल खुद पर डालती सोने के लिए लेट गई थी, जबकि वार कितनी ही देर से देखता रह गया। फिर थोड़ी देर के बाद निगाह सामने अपने फोन पर गई थी जो चार्जिंग पर लगा हुआ था। थोड़ी देर तसल्ली करके वो गहरी नींद में उतर चुकी है। वो आहिस्ता से खुद पर से कमल हटाता बेड से उठा था। वो बिना आवाज पैदा किए अपना फोन चार्जिंग से हटाते हुए वापस बेड पर आकर लेटा खुद पर दोबारा इसी अंदाज में कमल डालते हुए अपने मोबाइल पर मसरूफ हो गया था, जबकि रिदा होशो हवास से बेगाना गहरी नींद में अपनी थकावट मिटाने में मसरूफ थी, जो पिछले कुछ दिनों में यहाँ रहते हुए इस पर बुरी तरह से सवार हुई थी।